मैं एक सामंतवादी राजपूत परिवार में गोंडा जनपद के एक गांव अकोहरी थाना परसपुर गोंडा में पैदा हुआ। मेरे पिताजी मास्टर थे, लेकिन तो हम लोगों का नाम गांव में चाहे छोटा भी था तो कोई व्यक्ति नाम नहीं लेता था, लंबरदार साहब के नाम से हमें पुकारा जाता था। मेरे साथ जीवन की सबसे बड़ी घटना तब घटी जब मैं 2 साल का मात्र था और मेरी माँ का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद मुझे 2 साल का था, मेरी माँ के देहांत के बारे में आज भी कुछ ऐसे दृश्य मुझे आज भी याद है। जब मुझे माँ को लोग ले जा रहे थे उनको अंतिम क्रिया करने के लिए, मैं रो रहा था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 2 साल के बच्चे को आज भी ये वो चीज़ याद है। 1 साल बाद मेरे पिताजी ने, हम 3 भाई थे, मेरा सबसे छोटा भाई 4 महीने का था। मेरे बड़े भाई 1.5 साल हमसे बड़े थे। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी किया इसलिए कि हमारे बच्चों का लालन पालन हो सके। मैं शुरू से ही बहुत क्रांतिकारी स्वभाव का था। जब मेरी माँ, उनका मेरा छोटा भाई जो हमारी माँ से भाई हुआ, सौतेला भाई, उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से किया जाता था। हम तीनों भाइयों को जन्मदिन कोई मालूम ही नहीं रहता था, कोई सोचता ही नहीं था। पिताजी भी माँ के प्यार में लीन थे। ऐसा लगता था कि मेरा जीवन एक लावारिस जैसा है। मेरे बड़े भाई, छोटा भाई तो मेरी एक रिश्तेदार मेरी बुआ जी के यहाँ चला गया लालन पालन के लिए। मैं जब मुझे बासी खाना दिया जाता था और हमारे और जो भाई था उसको खाना गरम दिया जाता था तो मैं उस पर नाराज़ होता था कि आखिर ऐसा क्यों। धीरे धीरे मेरा संघर्ष बढ़ता गया और हम अक्सर अपने माँ और बाप से जो गलत बात होती थी उस पर हम रिवोल्ट करता था। मेरी स्वभाव ये रहता था, जब गांव में, मैं राजपूत गांव में था, जब मेरे पिताजी कहते थे जाओ उस फलाने भुरहा था और वहाँ जो दलित बैकवर्ड्स, जो हमारे जो लेबर क्लास के लोग हुआ करते थे, और कहा जाता था जाकर के उनको लेबर के लिए बुला लाओ। तो जब हम जाते थे तो क्योंकि मैं लंबरदार का बेटा था तो वहाँ पे वो लोग अपने चारपाई से, उनका एक दामाद भी रहता था तो उठ खड़ा होता था, तो हम कहते थे भाई उठ क्यों रहे हो, तुम बाबा हो काका। मैं पैर छूने लगता कि आप हमें बाबा काका हैं, मेरे जीजा जी हैं, और आप हम ये ऐसा क्यों करते हो। तो मैं फिर वो जब ऐसे करे तो मेरे और गाँव के लोग हमें, हमारे पिताजी मुझे मारते थे, तुम ठाकुर के लड़के हो और तुम उनके साथ क्यों। यहाँ तक कि एक हमारे गांव में मेरी जो मुझे पैदा कराने एक दाई हुआ करती थी, तो मैं दाई को माँ जैसा मानता था। जो हमारी जात की जो एक जिसका नाम उस जात का नहीं ले सकते हैं, तो मैं उनके साथ दादी के खाना खाया करता था उनके। हमने कहा हमें आप दीजिए, हमें रोटी बनाइए, अब खाना खाएँगे। तो बचपन से मेरे अंदर कुछ इस तरीके से भाव थे, जो वही भाव आज इस 48 साल के उम्र तक वो वही भाव हुआ। और आज मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ एक प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक किया और फिर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आए। उच्च शिक्षा जब प्राप्त किया, जब मैंने लॉ की डिग्री हासिल किया और जब मैंने ये देखा कि समाज में कितनी नफ़रत है, कितना ऊंच नीच है। हम सभी मानव के अंदर वही 4 खून होते हैं, ए बी पॉजिटिव 4 ग्रुप होते हैं। लोग जात और धर्म के नाम पे जिस तरीके से नफ़रत लोगों में देखा, जिस तरीके से छुआछूत की भावना देखा, जिस तरीके से इंसान को इनका दुश्मन होते देखा, मुझे ये बहुत ख़राब लगता था। और मैं अंदर से, मैं जब भी मैं कहीं देखता था तो मैं प्रतिकार करता था और मैं बहुत गुस्से में आ जाता था कि नहीं, इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। हर इंसान है। हमारा ये शुरू से मानना रहा कि जात इंसान की होनी चाहिए और धर्म इंसानियत का होना चाहिए। लेकिन तो जिस तरीके से आज अगड़ा पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड,
धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे एक दूसरे के अधिकारों को हनन किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ एक पछता जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वास्तव में मुझे ये सब बहुत ख़राब लगता है। और मैं आज यदि यूँ कहें कि मैं इसको इस देश से समूल ख़त्म करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। मैं यदि 1000 बार मुझे जन्म लेना पड़े और यदि मैं इसको ख़त्म कर सकूं, तो समझ लो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। देश में जितनी जल्दी से जल्दी ये जो असमानता, ये जो नफ़रत, ये जो जातवादी व्यवस्था, ये धर्म के नाम पे नंगा नाच, यदि ये ख़त्म हो जाए तो हम समझते हैं दुनिया में हमारा देश सबसे सर्वशक्तिशाली देश बन सकता है। हमारे देश में हर वो चीज़ है, हर चीज़ें हैं, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और एक मानसिक दृष्टि से हमारा देश दुनिया का शानदार देश है। दुख इसी बात का है कि केवल कुछ जात विशेष के लोग जो केवल सोचते हैं कि मेरे पास ही दिमाग है, हम ही को ये सारे बड़े पदों पर रहने का अधिकार है, ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है। इसके खिलाफ मेरी आवाज़ मरते दम तक रहेगी। आप कांग्रेस पार्टी से कब और क्यों जुड़े? फ्रैंक जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है। मैं बचपन से ही मेरा ख़ानदान, मेरे बाबा, मेरे पिताजी पूरा कांग्रेसी परिवार था। कहा जाता है कि इंग्लिश में कहावत है, हेरिडिटी इज द जेनेटिक्स ऑफ मैन। मेरे अंदर ये बात थी कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी होते हुए भी उनके अंदर एक एक बूंद खून में कांग्रेस था। लेकिन तो जब मैं आगे बढ़ा, जब मैं पढ़ा लिखा, पहले तो मैं कांग्रेसी था, तो जब मैं बड़ा हुआ, ला किया, यूनिवर्सिटी में आया, तब मुझे कांग्रेस से कुछ दिन कांग्रेस से मुझे बहुत गुस्सा आया। हमें लगा कि नहीं, आज इतनी बड़ी सरकार जो देश की आज़ादी के बाद बनी, निश्चित तौर पर देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेताओं के क्योंकि उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियाँ दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस का काम ख़त्म हो गया है, अब लोग अपने अपने तरीके से राजनीति करें। लेकिन तो कांग्रेस ने निश्चित तौर पर जो चीज़ें, कुछ कमियां हर एक में होती है। कहा जाता है, एक फ़िलॉसफी है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ बुराइयां होती ही होती हैं। यदि आदमी के अंदर अच्छाइयाँ हो जाएंगी तो वो गॉड हो जाएगा। हाँ, किसी के अंदर ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं तो उसको अच्छा इंसान कहा जाता है, किसी के अंदर ज़्यादा बुराइयां होती हैं तो उसको बुरा इंसान कहा जाता है। यही बात थी कि कांग्रेस ने काम बहुत किए, देश को कल कारखाने, देश को सारी चीज़ें दिया, लेकिन तो जो चीज़ें आधारभूत चीज़ें, जो शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए, जो जात विहीन समाज की स्थापना हो, जब लोकतंत्र लागू हो गया, क्योंकि मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र में वोट होता है, वोट से सरकारें बनती हैं। मुझे बहुत कष्ट इस बात का है कि जिनके वोटों के बल पे हम विधायक, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते आए हैं, आज मैं उसी समाज के लोगों को उनका जो बुनियादी हक था आज तक नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे कांग्रेस नेताओं में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक और भूल हुई होगी कि जो आज मुझे कहने में बहुत फक्र हो रहा है कि वो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, वो आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिस तरीके से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम किया है, निश्चित तौर 2019 लोकसभा चुनाव करीब है। भाजपा को हराने के लिए आपकी पार्टी कांग्रेस के पास किस तरह की रणनीति है? आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। यूँ कहा जाए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान, जो दुनिया का शानदार संविधानों में से एक है, वो खतरे में है। जिस तरीके से RSS के इशारे पे मोदी जी की सरकार, RSS इस पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को ख़त्म करके कोई RSS के नागपुर के इशारे पे कोई दूसरी व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज पूरे के पूरे देश के सभी समान विचारधारा के जो मानने वाले दलों के, उनके नेताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने छोटे छोटे जो है उद्देश्यों को भूल करके एक देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के जो सपना को साकार करने के लिए, देश को एक विकास के रथ पे ले जाने के लिए, नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए
सब लोग एक हों और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हारना ये निश्चित है और बिल्कुल सबको मिल के हराना होगा। यदि कोई भी पार्टी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण यदि भाजपा के साथ खड़ा होता है तो हम समझते हैं आने वाली उसकी पीढ़ियां, हिंदुस्तान की पीढ़ियां, उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग, ये देश के लोग कभी नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि ये देश आज दूसरी जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। एक समय हमारे देश के महान नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को अंग्रेज़ों को भगाने के लिए संघर्ष किया था। आज ज़रूरत आ पड़ी है कि सारे देश के सारे दल एक होकर के, सारे सेकुलर दल एक होकर, सारे धर्मनिरपेक्ष दल एक होकर के, साझी विरासत के लोग एक होकर के, सर्वधर्म समभाव के लोग एक होकर के, दुनिया को संदेश देने वाला जो हिंदुस्तान है वो सभी लोग एक होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के नफरत को, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के इशारे पे जो देश में मनुवाद स्थापित करना चाहता है, जो आज हिंदू धर्म एक ब्राह्मणवाद बन के हो गया है। ये हिंदू एक ब्राह्मणवाद है। ये एक तरीके ये वो एटीएम है जिसमें पैसा आप डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। ये भावना केवल लोगों के शोषण की भावना है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के, आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आज जो है बहन मायावती जी के नेतृत्व में, और देश के बहुत सारे जो हमारे जो सेकुलर विचारधारा के नेता हैं उन सभी नेताओं के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश के बहुत सारे राज्यों में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया है, इस तरीके लोकसभा में इनको नेस्तनाबूद कर देंगे, कहीं का नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने की हैसियत में नहीं है। अच्छा, इस समय आपके नेता राहुल गांधी अपने हर सभा में भाजपा से ज़्यादा आरएसएस पर आक्रामक दिखते हैं, तो क्या जब भाजपा सत्ता से बेदखल होगी तो आरएसएस पर किसी तरह का अंकुश लगाने में आप लोग सोचेंगे, सफल होंगे? निश्चित तौर पे फ्रैंक भाई, बहुत बड़ा प्रश्न आपका है और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक अनुसांगठनिक संगठन, राजनीतिक संगठन है और आरएसएस इतनी ताकतवर है कि जो चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके जो संगठन महासचिव होते हैं, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भले मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनसे सुपर जो मुख्यमंत्री है वो सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं। इस तरीके से संगठन इनके यहाँ सबसे बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की एक कठपुतली मात्र है और इसलिए हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पूरा का पूरा चोट इनके जड़ पे कर रहे हैं। इनके जड़ को हिंदुस्तान से ख़त्म करना है, भाजपा को ख़त्म करना है तो आरएसएस को ख़त्म करना पड़ेगा। और आरएसएस को आप जो कह रहे हैं बैन, एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 बार देश की आज़ादी के बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगा है। आज सीआईए ने भी कह दिया है, मैं तो कम से कम 10 साल से चैनल पे बोलता आया हूँ कि आरएसएस के जो कार्य हैं, जो इनके अनुसंगठनिक जो है, चाहे बीएचपी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, न जाने कितने जो अनुसंग संगठन हैं, इनके कार्य कहीं ना कहीं आतंकी जैसे हैं। ये आतंकी जैसा जो आज हिंदुस्तान, अब जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय जो है पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान धार्मिक राष्ट्र है। आज पाकिस्तान की क्या दशा है? एक धार्मिक राष्ट्र होकर के आज वो आतंक के साए में है। वहाँ की जनता आतंक से जूझ रही है। दुनिया आज उसको आतंकी राष्ट्र के रूप में पुकार रही है। हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र है, एक सर्वधर्म समभाव का राष्ट्र है। यहाँ सभी जात धर्म मजहब संप्रदाय के लोग जो है एक अपने स्वतंत्रता के साथ अपने पूजा पद्धति को, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। और दुनिया का शानदार दोस्त है, क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के उसी पाकिस्तान के तरीके से अपने राष्ट्र को करना चाहती है? आज निश्चित तौर पे वो हिंदू धर्म जो एक सनातन धर्म था, जो वैष्णव धर्म था, जो सहजता, शुचिता और ईमान और प्यार और मोहब्बत का धर्म था, आज उस धर्म को आरएसएस ने केवल एक ब्राह्मण धर्म बना के रख दिया है। और ये कहते हैं कि 125 करोड़ दलित आज अपने को हिंदू धर्म मानता नहीं है। बहुत सारे बैकवर्ड भाई हैं, वो अपने को हिंदू धर्म मानते नहीं हैं, तो कैसे इनका धर्म? और निश्चित तौर पे आज हिंदू धर्म को ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया है तो आरएसएस ने किया है। ये आरएसएस पोषित जो संघी जो हिंदू धर्म है, हिंदू मानसिकता जो भगवाकरण है, इसका मैं विरोध करता हूँ, करता रहूँगा। राहुल गांधी के
राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या सोच है? फ्रैंक भाई, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी 2004 में भारत की राजनीति में आए। उसके पहले अपनी शिक्षा दीक्षा पूरा किया, अपनी नौकरी कर रहे थे। जब राहुल गांधी जी 2004 में आए, मैं सौभाग्यशाली कुछ युवाओं में से एक था कि मुझे मिलने का मौका मिला और उनसे जुड़ने का मौका मिला। यदि कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल गांधी जी के बारे में आज भाजपा, आरएसएस के लोग, ये हिंदू संगठन के लोग जितना भी आरोप लगा लें, जो भाजपा की बिकी हुई कुछ दलाल मीडिया जितना ही हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी का मजाक बना ले, तो राहुल गांधी जी एक अवतारी व्यक्ति हैं, अवतारी व्यक्ति। ही इज ए डिवाइन पावर पर्सन, ही इज नॉट ए सिंपल पर्सन। और मैं कहूँ तो आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के उन महानतम नेताओं में से एक आदरणीय श्री राहुल गांधी हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, जो गरीबों के लिए जीते हैं, जो शोषित और मजलूमों के लिए जीते हैं। और 10 साल यूपीए की सरकार थी। आज चाहे मनरेगा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे वो लैंड रिक्वेजिशन बिल हो, चाहे वो एनआरएचएम, इतने सारे जो हमारे कानून बनाने का काम, चाहे आरटी हो, आरटीआई हो, लोकपाल हो, इतने सारे एक ऐतिहासिक जो कानून बनाने का काम किया, वो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के पहल पे काम किया, जिसका सीधा फायदा इस देश के 125 करोड़ लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, शोषितों के लिए है, मजदूरों के लिए है, देश के आवाम के लिए है। आज भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए हिंदुस्तान के कुछ बड़े उद्योगपति राहुल गांधी के खिलाफ आज मीडिया को खरीद के भारतीय जनता पार्टी का भोपू बने बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, राहुल गांधी जी ने हमारे देश के दलितों को, गरीबों को, बैकवर्डों को, कमजोरों को उनके गांव में, घर में उनको रोजगार दे दिया। मनरेगा जैसा जो कानून बना दिया, जिनको रोजगार गारंटी दे दिया। आज उनको गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए राइट टू एजुकेशन दे दिया। आज फूड सिक्योरिटी बिल में 80% लोगों को खाना दे दिया। आज जो गरीबों का, जो किसानों का, जो भूम लोग हड़प लेते थे, सरकारें हड़प लेती थी और अपने उद्योगपतियों को दे देती थी, फ्री के दे देती थी, आज वो नहीं कर पाते। इसलिए उद्योगपति परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए कि राहुल गांधी रहा तो मेरा बाजा बज जाएगा। वो सारे एक हो करके मोदी जी के लिए काम किए और मोदी की सरकार बनाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा साम दाम दंड भेद सब अपनाया है। आज ईवीएम का जिस तरीके से 2014 के सरकार में, कांग्रेस की सरकार होते हुए जिस तरीके दुरुपयोग किया गया, जिस तरीके से इनकी सरकार बनाई गई, बहुत सारे सरकारों में, प्रदेशों में जिस तरीके से सरकार बनाई गई, उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठा है, तो सही उठा है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी को तो कोई वोट बैंक ही नहीं है। इनको वोट देने वाले कौन है? ये बैकवर्डों के पेट पे ये लात मारते हैं, दलितों को ये गाली देते हैं, मुसलमानों को नफरत। क्या मुसलमान खाएगा, क्या पहनेगा, क्या कैसे इबादत करेगा? अब इस देश में इनसे पूछ के काम करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को यदि नहीं रुकी तो देश टूट जाएगा। देश जैसे सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ऐसे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने देश के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि एक हो जाओ और भाजपा के मंसूबों को समझो कि ये किस तरीके से देश को, पूरी संप्रभुता को मात्र 1-2% लोगों में रख देना चाहते हैं। इस देश से वोटिंग राइट खत्म करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ देश की जनता बहुत समझदार है, अब जागरूक हो गई है, जान गई है। यदि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से चुनाव 2019 में करा ले गई तो भारतीय जनता पार्टी जहां से चली थी वहीं दो सीटों पे पहुंच जाएंगे। इनको उत्तर प्रदेश में तो एक सीट भी नहीं जीतने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। मोदी सरकार की नीतियों के बारे में आपका क्या विचार है, और मोदी खुद एक व्यक्तित्व के बारे में आप क्या? मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जिसके दामन पे हजारों बेगुनाहों के खून के दाग हैं। वो 2002 की घटना को भुलाया नहीं जा सकता है। वो इतिहास के इतिहास के अक्षरों में, कलंकित इतिहास के अक्षरों में लिखा हुआ है। कैसे हमारे मासूमों को, कैसे हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को महीनों तक, बिल्कुल जिनकी कोई दोष नहीं था, गोधरा कांड क्या हुआ, किसने किया, यह भी जांच का विषय है।
एक बाकायदा आरएसएस के इशारे पे सोची समझी रणनीति के तहत एक हिंदुस्तान में हिंदूवादी एक उग्रवादी चेहरा बनाने के लिए और मोदी जी को स्थापित करने के लिए वो गोधरा का कांड और वो कत्लेआम कराया गया था, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मोदी की नीति इस हिंदुस्तान की विनाशक नीति है। मोदी जी की नीति हिंदुस्तान के केवल कुछ चंद उद्योगपतियों को भरने की नीति है। मोदी की नीति ब्राह्मणवादी नीति है, मनुवादी नीति है। वो देश के जो 125 करोड़ भाइयों बहनों पूरी दुनिया में चिल्लाते हैं, वो देश की जनता को, हमारी भोली भाली जनता को समझना चाहिए कि इनके बहकावे में मत आए। ये बहुरूपिये हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मेरे देश की जनता, आपसे हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस साझी विरासत के लिए, इस गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए मोदी की नीतियों के खिलाफ खड़े हों। और जो हिंदुस्तान की सेकुलर फोर्सेज हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, देश की कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस के, जहाँ आपकी अच्छा हो, जो आज सबको एक होना, मैं ये जरूर कहूँगा कि हिंदुस्तान का मतलब कांग्रेस का मतलब हिंदुस्तान, क्योंकि कांग्रेस आज सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। कांग्रेस गंगा जमुनी तहजीब की पार्टी है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक रास्ता दिया है, एक सीख दिया। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम समझता हूँ देश, हिंदुस्तान क्या दुनिया की महाशक्ति बनेगी, एक दिन वो आने वाला है। इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश देश भर के क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में कांग्रेस की क्या भूमिका है? मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अखिलेश भाई हमारे उत्तर प्रदेश के 5 साल यशस्वी मुख्यमंत्री थे। 2012 से 2017 तक जिस तरीके से अखिलेश भाई ने उत्तर प्रदेश में शानदार, जानदार, धारदार ऐतिहासिक कार्य किया है, हम समझते हैं ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस बस मार्च 22 महीने में बना करके दिखा दिया। उन्होंने कम से कम जो है बेरोजगारों को केवल प्राइमरी एजुकेशन में 3.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। आज वही भारतीय जनता पार्टी लोगों को, हमारे शिक्षकों के पेट पे लात मार के उनको वो नौकरी ले लिया। अखिलेश भाई एक युवा जो है, एक दूरदृष्टि व्यक्ति हैं। उनके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज उनका पूरा गुण उनके अंदर है। जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के लिए एक से एक बड़े बड़े काम करने का काम किया, जिस तरीके से साइकिल, लोगों के स्वास्थ्य के लिए साइकिल ट्रैक का उन्होंने निर्माण किया, जिस तरीके से उन्होंने कल खाना दुनिया के देश के बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया, हम समझते हैं कि अखिलेश भाई एक विजनरी नेता हैं। और आज राहुल गांधी जी के साथ में कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी के साथ उनकी जो मित्रता है, जो उनकी दोस्ती है, हिंदुस्तान में एक नया मानचित्र स्थापित करेंगे, एक मापदंड स्थापित करेंगे। और हम सब लोग एक होकर के 2019 में एक होकर चुनाव लड़ेंगे, जैसे 2017 में हम लोग एक लड़े हुए थे। और यदि उत्तर प्रदेश में ईवीएम की टेम्परिंग नहीं होती तो आज अखिलेश जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश भाई को हराने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने किलेबंदी किया था। अब आज जिस तरीके से अखिलेश भाई के ऊपर जो लांछन और एक बंगले के ऊपर जो राजनीति की जा रही है, हम समझते हैं आरएसएस के इशारे पे बहुत सोची समझी सारी, क्योंकि जिस तरीके से अभी अखिलेश जी ने 4 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उसको उनके सामाजिक जो न्याय का जो अखिलेश यादव ने ताना बानी बुना है, उसमें नफरत पैदा करने का जो भाजपा कुचक्र कर रही है, जनता सब समझ रही है। चुनाव आने दीजिए। अखिलेश यादव, मायावती जी, कांग्रेस पार्टी, अजीत सिंह जी, हम सब लोग फ्रेंडली फाइट करके भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 1 साल से ज़्यादा हो गए योगी सरकार को, भाजपा की सरकार को प्रदेश में। आप कैसे देखते हैं 1 साल के इनके परफॉर्मेंस को? 1 साल से ज़्यादा हो गए। इन्होंने अपने लोक संकल्प पत्र में जो भी वादे किए थे, इन्होंने एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। इन्होंने 15 जून तक
गड्ढा मुक्त सड़कें करने का काम किया, जो कहा था आज तक उसी की वजह से गड्ढा युक्त और ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। इन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ करने का किया था, वो मजाक किसानों का बनाया। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किसानों का कर्जा माफ़ किया है। एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। केवल और केवल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पे नफरत पैदा करने का काम किया है और केवल हिंदू धर्म को केवल इस तरीके से महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं, जो अब जनता जाग चुकी है। दूसरे धर्मों में नफरत पैदा करते हैं, जो हिंदुस्तान की ये साझी विरासत नहीं है। हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का देश है। एक धर्म को आप जो है उसका पोषण करोगे, दूसरे से नफरत करोगे। आज एक लाख भाई दादरी में एक मुसलमान भाई के यहाँ एक मांस का टुकड़ा मिल जाता है, अब उसको ये नहीं सोचते हो किस चीज़ का मांस का टुकड़ा है, गोश्त है, क्या है, और उसको मार डालते हो। तो ये दिखाता है कि ये लोग धर्म के नाम पे जो नफरत उत्तर प्रदेश में डाली गई है, एक साल में ये कहा जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं है। और मोदी जी के पास, मोदी जी अभी जब 4 साल इनके पूरे हुए और घोषणा पत्र के ही जो चेयरमैन थे, जो बड़े नेता भाजपा के थे, 3 बड़े नेता हुआ करते थे, अटल, आडवाणी, जोशी जी, और आज जोशी जी ही वो मैनिफेस्टो जो है 2014 का बीजेपी का लिखा था। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, जब 4 साल पूरा हो गया, तब पूछा कि जोशी जी क्या कहना चाहे, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, तो उन्होंने कितना अंक देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा क्योंकि प्रोफेसर भी हैं वो, तो उन्होंने कहा जब कापी अभी खाली है तो उसमें नंबर कहाँ से दे दिया जाए। तो 4 साल का समय बीत गया है। जैसे मोदी ने जुमलेबाजी, झूठ, फरेब, जालसाजी करके जनता को भरमाया है और अपना उल्लू सीधा किया है। कुछ अपने उद्योगपतियों को जो है देश के बैंकों का पूरा लुटा करके उनका पेट भरने का काम किया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी कुछ नहीं किया है, जीरो है। और जो अखिलेश भाई ने आज, जैसे हम जहां बैठे हैं लखनऊ, या लखनऊ के बीचों बीच में जिस तरीके से गोमती मैया बह रही हैं, आज अखिलेश भाई दुनिया के में बहुत सारे देशों में गए, जितना खूबसूरत लखनऊ ये गोमती को करना चाहते थे रिवर फ्रंट के रूप में। काश आज अखिलेश भाई होते तो ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के चुने हुए हमारा शहरों में एक लखनऊ होता। आज लखनऊ का कितना बड़ा दुर्भाग्य हुआ है अखिलेश भाई के न रहने से, ये मैं कहना चाहता हूँ। और तो और इन्होंने जो है तो इतना हद कर दिया है कि जितने इन्होंने जो बेरोजगार संगठन थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हों, जितने भी हमारे जो है संगठन, बेरोजगार संगठन, बीएड के हों, बीटीसी को हों, विशिष्ट बीटीसी को हों, इन्होंने जितने भी चुनाव के समय जब योगी जी के पास, भाजपा के नेताओं के पास आते थे और कहते थे कि हमें जो है हमारा मदद कीजिए, तो कहते थे हम जो है आप हमारा चुनाव मदद कीजिए और जैसे मेरी सरकार आएगी 1 महीने में आपकी सारी मांगें पूरी कर ली जाएगी। अब जब वो हमारे बेरोजगार संगठन आते हैं तो मांगे तो छोड़ दीजिए, उनको पुलिस के द्वारा लाठियों से पिटवा रहे हैं। ऐसी सरकार के ऊपर क्या कहा जाए। ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश की जनता इससे निजात पा जाए तो ही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा। बहुत बहुत गुड लक आपको।